जय हिंद बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 7 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है गजल, है ना। और उसका जो सार है वो साये में धूप, और इसके लेखक का नाम है दुष्यंत कुमार। तो हम इसका पहले थोड़ा सा पाठ का सार पढ़ लेते हैं। दुष्यंत जी ने गजल जो कही गई है वह गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। मतलब जो ये गजल है वो एक संग्रह है गजलों का, तो उसमें साये में धूप है उससे ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है। वैसे तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो गजल होती है उसका कोई नाम नहीं होता है ना। लेकिन यह सहूलियत के लिए संग्रह में से नाम दिया गया है कि ये एक सहूलियत हो जाएगी कि गजल तो कौन सी गजल, साये में धूप, इसका नाम दे दिया गया है। यह गजल एक खास मनोस्थिति में लिखी जाने वाली गजल है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से गजल का केंद्रीय सूत्र माना गया है। इसमें लेखक ने हमें क्या बताया गया है कि जो आजकल की जो राजनीति है उसके बारे में कहा गया है कि जिस तरह राजनेता होते हैं तो वो जो चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम में क्या करते हैं, वो एक बोलते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, नौकरियां दे देंगे, या आपका बिजनेस चला देंगे, या हम ये सहूलियत कर देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे। इस तरह का जो राजनेता होता है वो बताता है। लेकिन जब वो अपनी गद्दी पे आ जाता है, उसको सीट मिल जाती है ना, जब वो राजनीति में आ जाता है पूरी तरह, तो वो इन बातों को ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह इन चीजों को ही इस गजल में लेखक ने दर्शाया है। तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम ये गजल स्टार्ट करते हैं। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो जब चुनाव के टाइम पर इस तरह की शर्तें और इस तरह के वादे करते हैं कि हर एक घर में रोशनी, चिराग यानी रोशनी, उजाला कर देंगे, लाइट की व्यवस्था कर देंगे, है ना। इस तरह की वो वादे करते हैं। लेकिन क्या होता है फिर जब चुनाव हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर में। कहाँ तो वो बातें करते हैं हर एक घर के लिए रोशनी देने के लिए, लेकिन जब एंड में क्या होता है कि कहीं पर यानी शहर में भी रोशनी दिखाई नहीं देती है ना। तो इसमें ही लेखक ने यही बताया है, ठीक है, कि शहर गांव की घर की बातें करते हैं लेकिन शहर में भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ दरखाओं के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्वातों में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, है ना। उसमें बताया है कि दरख्वातों यानी पेड़ों में जो छाया होती है ना, पेड़ की छाया में भी धूप लगती है, तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। तो कवि क्या कहना चाहता है कि छाँव में भी धूप लगती है तो जीवन भर के लिए कहीं और चल देते हैं। यहाँ पर मुसीबतों का ही सामना करना पड़ता है तो हम और कहीं चल देते हैं। इसमें कवि बताना चाहता है कि जो हमारा जीवन होता है वहाँ पे हर एक तरह की कठिनाइयाँ होती है, तो हम और कहीं पर चले। ना तो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना वो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुसीबत है इस सफर के लिए। मतलब कवि कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कपड़े नहीं है ना, तो हम कपड़े नहीं है, कमीज नहीं है, तो हम पैरों से ही पेट हमारा ढक लेंगे। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम व्यवस्थाओं में, कम चीजों में ही अपना गुजारा कर लेते हैं और उन्हीं चीजों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी उनको कमी ही लगती है। तो कवि यहाँ पे यह बोलना चाहता है कि जिन कम व्यवस्थाओं में भी अगर हमारा गुजारा हो जाता है तो हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, है ना। हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए और हमें फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें होती है उतनी ही वो कम पड़ने लगती है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। मतलब यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि खुदा नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, कुछ मानते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, इस तरह की बातें होती है।
तो अपन मान लो कि चलो भगवान नहीं है, लेकिन जब आदमी को मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तो उसको एक उम्मीद तो होती है ना कि भगवान है ना, है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन एक उम्मीद होती है। तो वही सही, उम्मीद ही सही है ना, उससे इंसान को धैर्य तो होता है ना। कोई हसीन नजारा ही सही, जो भगवान है उसको जो हम मानते हैं, तो एक नजारा ही सही, उसमें ही खुश रहना चाहिए। ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना। नजर के लिए, हमें देखने के लिए, हमें सहारा देने के लिए चाहे ईश्वर है या नहीं, लेकिन उसको एक हमें एक उम्मीद तो होती है ना, तो वो उम्मीद ही सही। यहाँ पे कवि ऐसा कहना चाहता है। वे मुतमई है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, है ना। अब जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति जो चल रही है वो चलती रहेगी, ऐसी ही चलती रहेगी। अपन मान लो कि जो एक पत्थर होता है वो पिघल नहीं सकता है ना। राजनीति होती बदल नहीं सकती है, लेकिन अपन आवाज तो उठाएं, बदले या ना बदले, है ना, लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं परेशानियों के खिलाफ, कि कोई परेशानी है ना, कोई तकलीफ है, तो उसके खिलाफ हम आवाज तो उठा सकते हैं, चाहे वो काम हो या नहीं, है ना। इस तरह कवि हमें बताना चाहता है कि पत्थर पिघले या ना पिघले, राजनीति बदले या ना बदले, हमें आवाज उठाना ही चाहिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहार के लिए, है ना। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि कवि कहता है कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि चाहे तुम्हारा जो शासन है वो तुम्हारे हाथ में, शासन है वो तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम उसकी वाणी पर प्रतिबंध लगा सकते हो, है ना। तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो तुम भी किसी भी तरह से प्रतिबंध लगा सकते हो। इसमें कवि बता रहा है कि अगर कोई आवाज उठाता है ना, कोई कानून के खिलाफ या जो व्यवस्था नहीं हो रही उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, तो राजनेता क्या करते हैं कि उसी का मुंह बंद कर देते हैं, है ना, उसी को मतलब हटा देना चाहते हैं कि अगर जो बोलने वाला व्यक्ति ही बंद हो जाएगा, उसके खिलाफ बोलना बंद कर देगा, तो कोई राजनीति के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। तो कवि यही कहना चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही छीन लो, है ना। इस छंद के लिए सावधानी बरतना आवश्यकता भी है। तात्पर्य यह है कि कवि यह छंद जानता है कि जागृति उत्पन्न कर उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगा, अतः अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए शासक वर्ग को उस पर प्रतिबंध लगा सकता है ना। अगर जो बोलता है खिलाफ, उसी को बंद करने की यहाँ पे बातें की गई है कि उस एक व्यक्ति को ही अपन बंद कर दो उसका मुंह, तो कोई भी खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पे कहा है कवि ने कि गुलमोहर के पेड़ के लिए नीचे जीवन गुजार दे, है ना। इसमें कवि कहना चाहता है कि अपने बगीचे के गुलमोहर, गुलमोहर का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है उसमें फूल ही फूल आते हैं, अगर उसके पत्ते भी ऐसे दिखाई देते हैं कि फूल हो, ठीक है, तो गुलमोहर के पेड़ के नीचे ही जीवन गुजार दे। और यदि हमारी मृत्यु भी हो तो लोगों की गलतियों में गुलमोहर उगाने का प्रयास करते हुए, है ना। अगर हम या तो नई व्यवस्था बनाए रखें, है ना, लोगों के जीवन में खुशहाली दें, फूल यानी खुशहाली देना, है ना, दूसरे के जीवन में खुशहाली दें, और अगर हम मरे भी तो दूसरों की गलतियों को बताते हुए मरे, ताकि वहां पर भी गुलमोहर यानी खुशियां खिल उठे। ठीक है, भाव यह है कि हमारा जीवन तभी सार्थक माना जा सकता है जब हम संघर्ष करते हुए अपना अधिकार प्राप्त कर लें, है ना। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है खिलाफ में तो हम भी ना बोलें, है ना। तो जो भी अगर गलती है तो उन्हें अधिकार के लिए हमें बोलना चाहिए। साथ ही हम समाज के अन्य शोषित वंचित लोगों के लिए भी संघर्ष करें। इस राह में हमें अपने प्राणों से भी हाथ धोना क्यों न पड़ जाए, फिर भी हम जन सामान्य के लिए अपना संघर्ष जारी रखें। कवि यहाँ पे यही कहना चाहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए,
मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहें और जिए, और मर भी जाए तो हम दूसरों की जो गलतियां हैं, दूसरों का जो आतंक है उसको दूर करने के लिए, ताकि दूसरे के जीवन में भी हम गुलमोहर यानी खुशियां बरसा सकें। ठीक है बच्चों, यही इसका अर्थ था। जय हिंद।